हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम बात करने वाले इंडस्ट्रीज की। देखो, ज्योग्राफी का आपका क्लास 8 चल रहा है और देख रहे हैं हम इन सभी टॉपिक्स को यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर केवल हम एनसीईआरटीज नहीं पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ करंट अफेयर, इसके साथ मेंस के क्वेश्चंस, इसके साथ पीटी के क्वेश्चंस, इन सभी चीज़ों पर हम बात जो है वह कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज हमारा कंप्लीट हो गया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, किनको हम रिसोर्सेज कहते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों की हमने बात की और देखे यूपीएससी के क्वेश्चन। चैप्टर 2 में हमने बात की लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। 3 में हमने बात की एग्रीकल्चर। तो लास्ट हमने एग्रीकल्चर देखा था और एग्रीकल्चर के साथ मैंने आपको कुछ मेंस के क्वेश्चंस के जो इनसाइट्स हैं वह बताए थे कि कैसे आपको मेंस के लिए एग्रीकल्चर को कवर करना है, बिकॉज ऑफ एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्रीकल्चर आपके पीटी एंड मेंस के लिए। समटाइम्स यूपीएससी केवल हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन केवल एग्रीकल्चर से ही पूछ ले, है ना। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की, उद्योगों की, ठीक है। देखेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है वह क्या है, किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वह अभी यूपीएससी यहां से पूछ रहा है। ये टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्रीज एंड इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट हाँ हम कुछ चीज़ों को 360 समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने इंडस्ट्री का टॉपिक इस बुक से पढ़ा, उसके बाद आपको इसमें क्या क्या और एडवांसमेंट की, क्या क्या और स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत होती है कि आपका ये जो टॉपिक है यूपीएससी पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से कवर हो जाए। सेकेंड हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, किस तरीके से जो वर्गीकरण है वह किया गया है ना, किस तरीके से वर्गीकरण। जैसे कि हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो कुछ ऐसी होती है जो कि एनिमल एंड एग्रो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। कुछ ऐसी हो सकती है जो कि सी या ओशियन बेस्ड जो रॉ मटेरियल उसका यूज़ करती हो। तो इन तमाम रॉ मटेरियल यूज़ और इन सभी चीज़ों के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हम ये देखें कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आपको कहीं लगानी है तो आप वहां पर वो क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पर उसके पीछे कुछ वाई होते हैं, है ना। मतलब आपने कुछ तो कुछ देखा होगा कि वहां पर वाटर सप्लाई है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर वहां पर जो हम देखेंगे रॉ मटेरियल में अगर आपको स्टील प्रोडक्शन और चीज़ें लगानी है, जमशेदपुर में अगर संयंत्र लगता है, स्टील प्लांट लगता है, तो वहां पर उस लोकेशन को क्यों चूज किया गया होगा, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं और यूपीएससी मेंस में सीधे तौर पर ये जो आपका टॉपिक है वह लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसलिए थोड़ा सा एडवांसमेंट के साथ इसको कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, है ना। अगर हम ये देखें कि जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, यूपीएससी पीटी मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। एक इंडेक्स की मैं आपसे बात करूंगी, ये सब एक्स्ट्रा होगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, क्या है आखिर ये उद्योग उत्पादन सूचकांक। कोर सेक्टर की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कोर सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, 2, 3 एंड 4.0 की बात करेंगे। क्लियर, चलो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अच्छा इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में आए हुए हैं। मेंस में क्वेश्चन 2017 में पूछा और ये 14 में पूछा गया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है बट उसे हम टॉपिक्स के साथ साथ कवर करेंगे। 2 क्वेश्चन यहां पर देखो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड बिहाइंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, गिव रीजन। How for the recent changes in industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate, है ना। किस तरीके से अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है क्या वह सक्षम होती हैं कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उससे ग्रो कर जाए, उससे बढ़ जाए। तो ये कुछ बातें होती हैं। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जब इंडस्ट्रियल को लेकर जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है या फिर मान लीजिए कुछ प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, जैसे कि हम मेक इन इंडिया की बात करें। मेक इन इंडिया चूंकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग आपका इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट हो गया, है ना। तो किस तरीके से ये जो मेक इन इंडिया है
इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करेगा, इसकी कुछ बातें। तो यहां पर इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन पॉलिसी से पूछा गया था, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल, अगर आप सोचते हैं कि इंडस्ट्री डेवलप करे तो उसके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दे, जिससे कि हम कहते हैं कि 1991 के पहले जो पॉलिसीज है, जो हर एक इंडस्ट्री के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, और जो वो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो बड़ा टफ था। बहुत सारे ऐसे उद्योग थे, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिसको लाइसेंस के उस तरफ छुपा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से वो फिर लाइसेंस के बाहर आई। 91 के बाद रिफॉर्म्स हुए, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 होता है, इन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड then later to services, but India shifted directly from agriculture to services। ज्यादातर जैसे अगर हम देखेंगे कि नॉर्मली जो है वह शिफ्ट कैसे हुआ, चलो पहले कृषि हुआ, फिर उद्योग हुआ, उसके बाद सर्विस हुआ। ठीक है, कि पहले आपने क्या किया, एग्रीकल्चर किया। ठीक है, कृषि के बाद फिर दूसरा नंबर आता है उद्योगों का, जो कि हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का। और फिर तीसरा उद्योग आएगा ना, सेवा क्षेत्र का। तो ऐसा क्या हुआ कि ये 1, 2, 3 जो है, हम सेकंड जो है वह क्रॉस करके हमने डायरेक्ट जंप लगा दिया सेवा क्षेत्र में। और अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें, आई थिंक 2022, 2023 के अगर आप डेटा देखेंगे, हम देखेंगे कि जीडीपी में 50% से ज्यादा, 50% प्लस जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वह किसका है, सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है। तो यहां पर इस तरह के फैक्ट, इस तरह के डेटा की आपको जरूरत होती है जब आप ऐसे क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं कि इंडिया आखिर किस तरीके से जो डायरेक्टली है वह शिफ्ट हुआ है, इसके कुछ रीजन, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल जो बेस है वह हमें चाहिए, तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोर इंडस्ट्रीज क्या है, कोर इंडस्ट्रीज बाकी इंडस्ट्रीज के लिए कैसे बैकबोन का काम करेंगे, है ना। या फिर अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसे फीडर इंडस्ट्री क्यों कहा जा रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए उसे पोषक उद्योग फीडर इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ स्टील इंडस्ट्री के बने जो प्रोडक्ट है वो एज अ रॉ मटेरियल बाकी जो इंडस्ट्रीज उसमें यूज किए जाते हैं, है ना। और फिर उसके कुछ रीजन, उसके कुछ फैक्ट देना कि इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वर्ल्ड लेवल पर जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है वे कैसे डेवलप हुए, क्या क्या उनकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स रहे, इन सभी पर हम बात करेंगे। क्यों आखिर हम छोटा नागपुर का जो हमारा रीजन है उसको हम जर्मनी का जो रूर जो रीजन है जो कि कोल के लिए फेमस है, हम उससे कंपेयर करते हैं। आखिर ये सभी बातों को किसे हम अहमदाबाद को क्यों हम मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर में ऐसा क्या था कि हर एक जगह को हम मैनचेस्टर से तुलना कर रहे हैं जहां पर भी कॉटन टेक्सटाइल जो है वह ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वह ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो बेसिकली पहले इस टॉपिक को समझो, फिर आगे हम चलेंगे चैप्टर। तो ये जो आपका टॉपिक है, कुछ बेसिक हमें एनसीईआरटी में देखना है। देखो एनसीईआरटी आपको बेसिक देता है, इसके अलावा देखेंगे तैयार कैसे करना है आपको, कि जब हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो करंट अफेयर में देखो कि भाई पॉलिसी क्या आई है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वह क्या है इंडस्ट्रीज को लेके। जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांतियों की बात करते हैं, और रिवॉल्यूशन अगर हम 4.0 देखें तो ये रिवॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इंडिया जो है वह किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर, अब देखो जैसे कि हम मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया का एक एनालिसिस इसमें दे दिया, हम जोड़कर देख सकते हैं इसको इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब से। तो मेक इन इंडिया की बात करें तो ये कैसे, इसके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और भी बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको केवल इसमें खत्म नहीं होता कि बस हमने एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमें हर एक चीज को कनेक्ट करना होता है। ये कनेक्शन अधूरा है, कब तक अधूरा है, विदाउट PYQs। जब तक आपने पीटी के क्वेश्चन नहीं देखे, जब तक आपने मेंस के क्वेश्चन नहीं देखे, उसका एक अप्रोच नहीं पकड़ा, तब तक आपका ये जो टॉपिक है वह कंप्लीट नहीं हो सकता, है ना। तो PYQ जैसे कि हम पीटी की बात करेंगे कि इंडस्ट्री में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, मेंस की बात करेंगे 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक होल सोल पूरा जो आपको
एक टॉपिक के बारे में जो सारे डायमेंशंस है वो सब आने चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर इंडस्ट्री को लेकर, तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज के टाइप्स या क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे, ये बेसिक हो गया। अब हमें वर्ल्ड लेवल पर भी देखना है, कुछ फैक्ट देखना है। अब ये फैक्ट एंड फिगर आपको कहां से मिलेंगे, जैसे कि हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, आपको इकोनॉमिक सर्वे से काफी कुछ मिल जाता है, काफी सारे फैक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। इसमें देखो, अगर हम इंडस्ट्री और इन सब की बात करें तो आप वर्ल्ड लेवल पर भी देखें कि वर्ल्ड लेवल पर क्या है अभी वर्तमान में एक इंडस्ट्रीज को बढ़ने का एक ग्रोइंग तरीका क्या हो सकता है। हम इंडिया के लेवल पर बात करें, ठीक है, हम इंडिया के लेवल पर बात करें तो हर एक टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होता है कि आखिर हमें इस टॉपिक में करना क्या है। तो यूपीएससी की हमेशा पीटी और मेंस की जो अप्रोच है दोनों को साथ में मिला के पढ़ो। ऐसे टॉपिक्स है ना, इनकी जो पीटी और मेंस की जो अप्रोच है उसके साथ ही हमें ये जो टॉपिक्स है उसको कवर करना है, तभी आपकी जो स्टडी है वह सही मानी जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहले कवर करते हैं कि क्या दिया हुआ है बेसिक्स में, इसको समझते हैं, फिर हम करंट अफेयर और पॉलिसीज, रेवोल्यूशन, मेक इन इंडिया, इन सबसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो बेस होगा वह होंगे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि हाँ, सीधा इस बेसिक से भी जो क्वेश्चन है वह आखिर पूछा कैसे गया, इंडस्ट्री। चलिए, तो इसमें हमें बात करनी है सबसे पहले, व्हाट इज इंडस्ट्री। व्हाट इज इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्लस इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है पर देखने में बुराई नहीं है ना। तो इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है, अर्थ प्लस महत्व, इंडियन इकोनॉमी में आखिर इसका इंपॉर्टेंस है क्या, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट ये स्टार्ट कर लें, फिर एक एक करके वहां पे भी लिखते जाएंगे और कंप्लीट भी करते जाएंगे। इंडस्ट्रीज, उद्योग। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले पेपर कैसे बनता है। पेपर, अगर हम बुक की बात करें, ये बुक कैसे बनी होगी, ये जो पेजेस हैं, है ना, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो, अगर हम देखें कि जो वन उत्पाद है या जो फॉरेस्ट्री जो पल्प है, ठीक, जो पल्प है, ठीक है, उससे आपने पेपर बना लिया। क्या किया आपने, पेपर बना लिया। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक प्रोसेसिंग किया, आपने एक पूरी प्रक्रिया की, ठीक है। और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल था, जैसे जो लुगदी थी जिससे कि कागज बना, तो ये था रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल से आपने प्रोसेसिंग किया, इस पर एक प्रक्रिया की फैक्ट्री में, है ना, प्रोसेसिंग हुआ, इस पर एक आपने पूरी प्रक्रिया की और यहाँ पर एक फिनिश जो गुड है, एक जो फिनिश्ड गुड है वह तैयार किया। अच्छा, ये बताओ कि जो पल्प है वह महंगा मिलेगा, रॉ मटेरियल उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा या फिर पेपर का कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पेपर है इसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हम चेंजेस कर रहे थे कि एक रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल को हमने एक उत्पाद में जो है वह कन्वर्ट कर दिया और ये मोर वैल्यू हो गया, है ना। इसकी जो, अगर हम कहें कि इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, ये मोर वैल्यू टू पीपल, ज़्यादा इसकी जो लागत है, इसकी जो कॉस्ट है वह ज़्यादा होगी, मोर वैल्यू, एंड इसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी यूटिलिटी जो उपयोगिता है वह भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग है, वह क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज यही काम तो करेंगे ना। तो इंडस्ट्री का मेन काम क्या हुआ, इंडस्ट्री मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे एक प्रोसेसिंग के द्वारा आप रॉ मटेरियल, है ना, एंड मैन्युफैक्चर करो आप गुड्स को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर इन्हें हम उद्योग कहेंगे, ठीक है। तो उद्योग क्या हो गया, उद्योग हम देखेंगे एक सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। सेकेंडरी, द्वितीयक प्रक्रियाएं, प्राइमरी
टर्शियरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या, जैसे कि एग्रीकल्चर है ना, जैसे कि फिशिंग, मत्स्य पालन या कह सकते हैं हम, या फिर मच्छियों को पकड़ना समथिंग ऐसे। तो यहाँ पर ये जो है वह प्राइमरी था, है ना। लेकिन जब हम प्राइमरी सेक्टर से जब हम सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ था, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो द्वितीय क्रियाएं हैं, ये क्या होती हैं, जिसमें निर्माण कार्य आता है। द्वितीय क्रियाओं में क्या आता है कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, आपके पास ऐसी प्रोसेस है जिससे आप जो पल्प है उसको पेपर में बदल दे रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है, यूटिलिटी है, वह बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग एंड चेंजेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिससे कि वैल्यू एंड यूटिलिटी जो है वह बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि कोल माइनिंग इंडस्ट्री। अब कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है, एक और टूरिज्म की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग और स्टील इंडस्ट्री, 3 तरह के उद्योग हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज की बात करें और तीनों का एक तरह से थोड़ा सा जो नेचर है वह अलग होगा। कोल माइनिंग, इसमें हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं कोयले का, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। सेकंड हम देखेंगे कि टूरिज्म की जब हम बात करेंगे बेसिकली, तो ये सर्विस दे रहा है एक तरीके से, है ना। और जब हम स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है, प्रोडक्शन उत्पादन का काम किया जा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन या उत्पादन का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी किस में आएंगे, आपके इंडस्ट्रीज में आएंगे, उद्योगों में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस हम देखें कि आखिर इकोनॉमी में इसका जो इंपॉर्टेंस है वह क्या है। आपको क्या क्या उद्योगों का महत्व, इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या समझ में आता है। क्या केवल कृषि से, क्या केवल एग्रो बेस्ड अगर हमारी एक्टिविटीज़ हो, एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ हो, तो उनसे डेवलपमेंट हो जाएगा। उतना जीडीपी ग्रोथ जो हम चाह रहे हैं या फिर वर्ल्ड लेवल पर हम चाहते हैं कि हम इंडिया की जो प्रेजेंस है वह ठीक ठाक हो, तब आपको क्या लगता है कि केवल आप एग्रीकल्चर करते रहेंगे तभी हमारा विकास होगा, डेवलप होगा इकोनॉमिक, या फिर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाकी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको बढ़ावा दिया था, कृषि को बढ़ावा दिया था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था। मेन उद्देश्य था कि हम किस तरीके से जो अनाज उत्पादन है वह कर ले, है ना। लेकिन सेकंड जो आपका 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्रीज जो है उसको बढ़ावा दिया, क्योंकि इंडस्ट्रीज से क्या होगा, अगर हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो यहाँ पर इससे हमारा इंफ्रा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बिल्ड होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में शुरू होती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस में हम क्या कहें, इसका इंपॉर्टेंस एक तो देखो, मशीनरी अगर आपको चाहिए तो प्रोवाइड मशीनरी, ये काम कौन करेगा, मशीन क्या आपको एग्रीकल्चर से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर मशीनरी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है। सेकंड हम कहें कि केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, और केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स या फिर जो भी इस तरह की सीड्स है जिससे कि एग्रीकल्चर जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तब हम ये कह सकते हैं, या फिर मशीनरी का यूज़ जो है वह अगर ज़्यादा होगा या टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वह ज़्यादा होगा एग्रीकल्चर में, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका मॉडर्नाइजेशन होगा डेफिनेटली, है ना। तो यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंस को कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। इससे जो एम्प्लॉयमेंट, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह कम होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट जो है उसका जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि इससे रोजगार जो है यह मिलेगा। और अगर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स जो है यह बढ़ाना है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के एक्सपेंड के लिए
ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के उत्पाद की बढ़ोतरी के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंस हो गए, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंस हो गए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे की अगर मैं बात करूं, कुछ फैक्ट मैं आपको बताती हूं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे आपको खुद देख लेना है। जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे था 2022 वाला, देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया जाता है कि पिछले साल जो है वह किस तरह का डेवलपमेंट रहा, क्या हमने विकास की अवस्था, क्या दर थी, क्या उसमें फसल वगैरह का भी हमें सब जानकारी मिल जाती है कि एग्रीकल्चर में क्या परफॉर्म किया, और बाकी जीडीपी के और भी क्या लेवल थे। तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे और इन सब में अगर देखेंगे तो एक ऐसा सेक्टर जिसने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडिया के जीडीपी में, स्पेशली अगर 2023 में भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो वह क्या था? सर्विस सेक्टर था। सर्विस सेक्टर था, ठीक है, जिसमें कि 50% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वह इंडियन जीडीपी में है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का 20% के आसपास था, ठीक है। और एक ये पॉइंट अगर हम देखें कि विच इंडस्ट्रीज विल ग्रो इन 2023 इंडिया, अगर 2023 की बात करें तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज, आप खुद सोचो कि अभी 2023 और अभी अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात चल रही है, और अगर हमें ज्यादा पसंद आ रहा है कि अब हम चीजों में क्या खरीदेंगे, हम स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह की और चीजें जो कि आपको तकनीक से जोड़ दें, जो कि आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ दे, हम ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं, तब ऐसे में आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजीज का और इन सब चीजों का, जैसे आप सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करोगे तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो अभी हम देखें कि टॉप 10 इंडस्ट्रीज में से मैं आपको 5 इंडस्ट्रीज बताती हूं जिसका सबसे ज्यादा 2023 में जो ग्रो है वह होगा। फर्स्ट है एडवांस जो इंजीनियरिंग है ना, एडवांस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। सेकंड है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, जो कि रसायन, औषधि रसायन जो उद्योग है। थर्ड हम कहें डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया जो इंडस्ट्रीज है वह 2023 में बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूपीएससी पूछ भी चुका है कि आखिर ये क्या है। और एनर्जी सेक्टर है ना, एनर्जी सेक्टर। तो यहां पर ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि 2023 में ज्यादा ग्रो करेंगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। तो व्हाट इज इंडस्ट्रीज एंड इसका इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में देखो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज जो है उनको कितने भागों में बांटा जाता है। आइए जानते हैं। देखो, बेसिकली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि रॉ मटेरियल बेस्ड होंगी, है ना। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी क्लासिफिकेशन के आधार पर जिनका जो साइज है वह डिफरेंट होगा। डिफरेंट साइज इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में वह कोई ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये साइज हो जाएगा। कैपिटल का एक साइज हो सकता है कि कौन जो है वह कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कम यूज़ कर रहा है। ऑनरशिप की हम बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है क्या वह किसी प्राइवेट के द्वारा, कंपनी के द्वारा ओन्ड है, या फिर स्टेट ओन्ड है, या फिर जॉइंट है, या फिर कॉरपोरेट है। तो यहाँ पर ये कुछ आधार ऐसे होते हैं जिससे हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो देखो, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे कि रॉ मटेरियल में फर्स्ट होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होंगे जो कि कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली प्लांट एंड एनिमल बेस्ड जो रॉ मटेरियल है, जो प्लांट एंड एनिमल का जो हम कहें जो प्रोडक्ट्स है, उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बात करें, या फिर हम कॉटन या टेक्सटाइल की बात करें। तो यहाँ पर मान लीजिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह रॉ मटेरियल बेस्ड होगी क्या, है ना, रॉ मटेरियल बेस्ड हो, हम उसे कहेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ वो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर
प्लांट जो है उसके प्रोडक्ट पर आधारित है, ठीक है, बेस्ड है। सेकंड हम देखते हैं इसमें कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कि कच्चे माल के लिए मिनरल्स का यूज करती हैं, खनिज का यूज करती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसे कहेंगे मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब देखो, खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग होंगे जो बेसिकली अपने रॉ मटेरियल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जो खनिज अयस्कों का यूज कर रहे हैं, मिनरल ओर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होंगे फॉर एग्जांपल हम हम स्टील प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज है उसकी बात कर लें, है ना, जो भी लौह उत्पादन कर रहे हैं, स्टील जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब को हम क्या कहेंगे कि वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो खनिज आधारित उद्योग है, क्योंकि वह अपने प्रोडक्शन के लिए अगर उसे स्टील बनाना है, अगर वह लोहा बनाना चाहती है कंपनी, तब वह क्या करेगी, या फिर इस तरह की मशीनरी बनाना चाहती है, इस तरह की इंफ्रा जो है वह बिल्ड करना चाहती है, तब उसे अपने इंडस्ट्रीज के लिए जो मिनरल है वह मिनरल ओर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आयरन प्रोडक्शन की बात करें, फिर स्टील प्रोडक्शन की हम बात करें, तो इसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मानेंगे। तीसरा देखेंगे हम इसमें मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि समुद्र आधारित, है ना। इसमें हम देखेंगे कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें कोई जो फिश ऑयल सीड है वह बना रहा है ना, तो यहाँ पर फिश ऑयल सीड है या फिर फूड प्रोसेसिंग के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है, तो इस तरह के प्रोडक्ट जो कि सी या फिर जो ओशियन है उससे मिल रहे हैं, वो यूज़ करके अपना इंडस्ट्री चलाएगा, तो उसको मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। और इसमें फोर्थ और लास्ट है फॉरेस्ट बेस्ड, वन आधारित, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहेंगे कि पल्प से पेपर बनाना, जो पल्प है उससे क्या करना, पेपर बनाना, या फिर जो फर्नीचर उद्योग हैं, ठीक है, जो फर्नीचर बना रही हैं कंपनीज, इंडस्ट्रीज, उन सभी को हम क्या कहेंगे कि वह फॉरेस्ट पर आधारित है अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो रॉ मटेरियल बेस्ड, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। आगे हम साइज की बात करते हैं। साइज इन द सेंस ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, है ना। अगर हम साइज की बात करें तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो साइज में अमाउंट ऑफ कैपिटल किस आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज को, कि ये इंडस्ट्री बड़ी है, ये इंडस्ट्री छोटी है, तो कि उसमें कैपिटल जो है कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी में 100 लोग हैं, किसी में 200 लोग हैं, किसी में 1000 लोग हैं, किसी में 10,000 लोग हैं। तो इस आधार पर क्या कहा गया कि ये जो इंडस्ट्री है वह बड़ी है। तो नंबर ऑफ कैपिटल, ठीक है, पूंजी कितनी है, लोग कितने हैं, उसमें रोजगार में लगे हुए लोग कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कितना करती है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, उत्पादन जो है वह कितना कर रही है, तो इन तीनों के आधार पर हम कहते हैं कि जो साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वह दो तरीके की होती है। एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि स्मॉल होंगी, एक ऐसी इंडस्ट्रीज हम देखेंगे जो कि साइज में बड़ी होंगी, है ना। तो स्मॉल होंगी और लार्ज स्केल होंगी, स्मॉल होंगी और लार्ज स्केल होंगी, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। कुछ उद्योग छोटे होते हैं, कुछ उद्योग अपने साइज में बड़े होते हैं। अब देखो, जो छोटे उद्योग होंगे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, फॉर एग्जांपल हम कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की बात कर लें, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वह हैंड से किया जा रहा है, हस्तकरघा उद्योग उन्हें कहा जा रहा है, कुटीर उद्योग कहा जा रहा है, उसमें मशीन का यूज नहीं हो रहा, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, तो उसमें श्रम ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और वही जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो कैपिटल है वह हायर है एंड जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वह भी सुपीरियर है। तो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज भी बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज की बात कर लें, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज हैं वो सभी इसमें आएंगी, हैवी जो मशीनरी बना रही हैं वो इसमें आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि है आपका ऑनरशिप बेस्ड। कुछ इंडस्ट्रीज देखो, स्वामित्व के आधार पर कैसे वर्गीकृत इनको किया जाएगा,
कि किसकी ऑनरशिप है, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, निजी कंपनी का स्वामित्व हो या व्यक्तियों के समूहों का स्वामित्व हो, तो प्राइवेट हो सकती हैं। सेकेंड हम कह सकते हैं कि स्टेट ओन्ड हो, है ना, स्टेट जो है, राज्य जो है, इसका अधिकार हो, इसका स्वामित्व हो। तीसरा हम इसमें कह सकते हैं कि जॉइंट हो, ठीक है, जॉइंट हो। और चौथा हम इसमें कॉरपोरेट की बात करते हैं, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑनरशिप के आधार पर अगर हम देखें तो ये 4 तरह के जो उद्योग है वह होते हैं निजी, राज्य, सार्वजनिक और संयुक्त, है ना, ठीक है, स्टेट ओन, पब्लिक और जॉइंट, पब्लिक और जॉइंट। चलिए, पब्लिक और जॉइंट, तो ये 4 प्रकार के आपके जो इंडस्ट्रीज हैं वह ऑनरशिप के आधार पर हो गए। क्लियर है? चलिए, अब देखो नेक्स्ट जो इसमें आपको मेंस पर्पस से समझना है, आप देखेंगे कि मेंस में स्पेशली लिखा हुआ है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्टिंग करेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको लगाना है, ठीक है, उसको, तब आप उसके लिए कैसी लोकेशन चूज करोगे? ऐसी लोकेशन कि आपको रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाए, ऐसी लोकेशन कि आपको जो लेबर है बहुत इजीली मिल जाए। सोचो आप लद्दाख में जो है, आप लद्दाख रीजन में कोई इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है, एक तो यहाँ का क्लाइमेट इतना टफ है, दूसरा वहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ हम पॉपुलेशन की बात करें या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें बहुत कम है, तब ऐसे में आपको लेबर कैसे मिलेंगे। और वही कोई इंडस्ट्रीज आप यूपी बिहार में लगा लो जहाँ पे आपको फ्लैट लैंड भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपको रिवर वैली भी अवेलेबल है, तो आपको उसका भी रॉ मटेरियल और फर्टिलाइज जो लैंड है इन सबका आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो पूछो मत, बिहार और यूपी, है ना, जाने कितने देशों की जनसंख्या जो है वह इन राज्यों में समा जाए, तो यहाँ पर आपको लेबर जो है वह बहुत इजीली मिल जाएगा, है ना। तो हम देखेंगे कि अगर आप इस जगह पर, मतलब कुछ तो फैक्टर्स ऐसे होंगे कि हम किस जगह पर, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वह दिल्ली में चीज़ों को डेवलप करने आ रहे हैं या फिर दिल्ली में जो इंडस्ट्री है वह लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीका हो सकता है हाँ कि कैपिटल इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, कुछ ऐसे उद्योग हो सकते हैं जो कि कम पूंजी में, कम कैपिटल में स्टार्ट किए जा सकते हैं, बहुत छोटे आधार पर आप इस तरह के उद्योग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है लिज्जत पापड़ जो है वह कुछ महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था, जो आजकल लिज्जत पापड़ जो है पूरे विश्व, मतलब इंडिया में इवन, है ना, वर्ल्ड लेवल पर इसका एक्सपोर्ट तो होने ही लगा है, लेकिन हम देखें कि इंडिया में भी सभी परिचित है। तो लिज्जत पापड़ जैसे ये जो छोटे छोटे से कुटीर उद्योग हम कह सकते हैं कि ये जब स्टार्ट किए गए थे तब कुछ महिलाओं ने अपने घर से ही शुरू किए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल बेस्ड भी हो सकते हैं कि किसी ने कोई स्टील प्रोडक्शन जो है वह स्टार्ट किया, स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री स्टार्ट की, तो उसके लिए हज़ारों करोड़ों का जो कैपिटल है वह चाहिए। किसी ने बहुत छोटे लेवल पर अपने घर से ही जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ है, चीज़ें हैं, उनका निर्माण है वह शुरू किया, है ना, किसी चीज़ का स्वरूप बदलना या फिर टोमेटो से टोमेटो केचप बनाना या फिर फूड प्रोसेसिंग में हम कहें कि अचार, पापड़ और भी इस तरह के जो फूड हैं। तो यहाँ पर इन सभी के लिए कम कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर जो इंडस्ट्रीज़ है लोकेशन हो सकता है मार्केट बेस्ड। अब देखो कहीं मार्केट नहीं है, क्यों, आखिर मुंबई में अगर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ है वह डेवलप होती है, अहमदाबाद में अगर डेवलप होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? वहाँ पे मार्केट है ना, वहाँ की अगर ज़्यादातर लोग देखें तो हम देखें ह्यूमिड क्लाइमेट है, इन सब के कारण जो कॉटन है लोग बहुत पहनना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे लेबर भी मिल गया आपको आसानी से। वेट क्लाइमेट है जो कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पास में ही पोर्ट अवेलेबल है, पास में ही क्या है कि आप उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ईजिली जो है वह कर सकते हैं बाकी अदर कंट्रीज में। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं। मार्केट तो है, अगर लोकल मार्केट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुखर्जी नगर का ये लोकल मार्केट है ना, किसी को यहाँ पर कोई बिजनेस है, इस तरह की चीजें शुरू करनी है, तो वह क्या शुरू करेगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर स्टूडेंट एरिया है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट एरिया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है कि शाम को वो कुछ बाहर घूमने ही निकलेंगे, तब ऐसे में आप यहाँ पर बहुत सारे जो फूड स्टॉल है वह देखेंगे, तो कैसे एक मार्केट बेस्ड जो चीजें हैं धीरे धीरे बनने लगती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वहां पर मार्केट अवेलेबल है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जम्मू कश्मीर में कुछ शुरू किया, जम्मू कश्मीर में
टेक्सटाइल स्टार्ट किया, एक तो वहाँ की कंडीशंस ऐसी है, वहाँ पे मार्केट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लोग कॉटन नहीं पहन रहे, वहाँ पे लोग वुलन पहन रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है ना, तब आप यहाँ पर ज़्यादा सक्सेस होंगे। अगर आप साउथ में इसको लगाएंगे तब ज़्यादा सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर मार्केट, रॉ मटेरियल, वहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, क्या लोग हैं उस चीज़ को यूज़ करने के लिए नहीं है, तब ये सारी चीज़ें, पावर सप्लाई, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो है वह आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। ज़्यादातर जैसे कि आप इंडस्ट्रीज है ये सब देखेंगे किसी हाईवे के साथ साथ हैं, या तो किसी रेलवे स्टेशन के आसपास आप देखेंगे कि आपको कोई रिफाइनरी और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि रेलवे के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्टेशन जो है वह किया जा सके। तो यहाँ पर एक जो इंडस्ट्री अगर आपको लगानी है तो उसकी लोकेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और उसमें से ये फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फैक्टर्स मायने रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मोबाइल बनाना है ना, तो अगर आपको इस तरह की कोई कंपनी बनानी, तब तो आप कहीं भी बना लो। हाँ, आपको ये हो सकता है कि वहाँ पर आपको इंजीनियर अवेलेबल हो जाए, वहाँ पर आपको पावर सप्लाई मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केट ना भी हो तो एक्सपोर्ट और बहुत इजीली जो है उसको बाकी जगह पर बाकी जो देश है वहाँ पर सेल के लिए आसानी से भेजा जा सकता है, उतना ज़्यादा भारी नहीं होगा। लेकिन वही अगर जैसे कि आपको मान लीजिए डायमंड का जो इंडस्ट्री है वह लगाना है ना, डायमंड के आभूषण ऐसे सारी चीज़ें बनानी है, तो ऐसा तो नहीं कि आप ट्रक भर के जो डायमंड है वह लेकर आएंगे। तो यहाँ पर डायमंड का जो बिजनेस है, ठीक है, वो अगर आपको उससे जो अगर आभूषण बनाने हैं, है ना, ज्वेलरी बनानी है, तो आप कहीं भी बना लो, कहीं भी। उसके लिए आप ये नहीं ढूंढोगे कि वहाँ पानी है या नहीं है, वहाँ पे हाँ पावर सप्लाई, लैंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मार्केट, ये सारी चीज़ उसके लिए मेजर करेंगे। लेकिन हम देखेंगे अब जैसे कि हम कोल इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम स्टील की बात करें, तो जो स्टील इंडस्ट्रीज है इसके लिए रॉ मटेरियल में आपको जो कोल है उसकी ज़रूरत है, लाइमस्टोन की ज़रूरत है, आपको वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए। तब इसके लिए आप ऐसा कोई जगह देखेंगे, ऐसा कोई प्लेस देखेंगे जहाँ पे आसपास जो है वह आपको नदी भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, ठीक है, आपको पानी के अलावा आपको पावर सप्लाई भी मिल जाए, और इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है वह रेलवे भी हो, ताकि आसानी से जो भारी माल है वो उसका आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें वहाँ पर बहुत ईजिली। आप अगर वहाँ पे पोर्ट जो है वह मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे बहुत सारी रॉ मटेरियल मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, देखो स्टील प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो रॉ मटेरियल है वह भी बहुत हैवी होगा, और जो आपने फिनिश्ड गुड तैयार किया है वह भी बहुत हैवी होगा। उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट है वह आ सकती है, अगर आपने ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश कर लिया जहां से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाए। तो यहाँ पर ज़्यादातर मान लीजिए स्टील प्रोडक्शन और इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो रॉ मटेरियल जिनके हैवी हैं, फिनिश्ड गुड हैवी हैं, उनके लिए बेस्ट लोकेशन यही हो सकती है कि वो रॉ मटेरियल देख ले, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो सोर्सेज और भी जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर भी ध्यान दें। सो द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, है ना। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर इजिली अवेलेबल। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसी एक कोई बहुत अच्छी जगह हो जहाँ पर सारी ही चीज़ें मिल जाएं, हो सकता है कुछ फैक्टर्स वहाँ ना मिले। अगर कुछ फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ मिल रहे हैं, उसके आधार पर आपने वहाँ पे स्थापित कर लिया। द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडीज, पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अदर इंफ्रा, सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा मान लीजिए जो बैकवर्ड एरिया है उसमें अगर इंडस्ट्रीज आप डेवलप करेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम 5 साल तक आपसे किसी तरह का टैक्स ले लेंगे। तो इस तरह के जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है वह जनरेट होती है, वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो सब होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस तरह के जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे प्रोत्साहन देती है, प्रमोट करती है कि आप वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है वह लगाएं, है ना। इंडस्ट्री लगेगी तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनको काम मिलेगा, है ना, क्लियर। और उसके बाद इंडस्ट्री होगी तो ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा, इंफ्रा बिल्ड होगा, रोड आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे होंगी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज से होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि जब हम जमशेदपुर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जमशेदपुर जहाँ पर टिस्को संयंत्र जो लगा है, ठीक है, जो लौह इस्पात उद्योग लगा,
1947 के पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया में केवल एक ही इस्पात कारखाना हुआ करता था, जमशेदपुर में, ठीक है, टिस्को। अब हम देखेंगे कि यह जो है वह साकची नामक स्थान पर लगा था। साकची वह लोकेशन था, उसका नाम था, प्लेस का नाम, लेकिन बाद में उसको जमशेदपुर कर दिया। और उसके आसपास हम देखेंगे कि कैसे जो एरिया, जो सिटी, जो टाउन है वह डेवलप हो गया। वहाँ पे इंफ्रा बिल्ड हुआ, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये है इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलपमेंट करेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक देखो, इंडस्ट्रियल रीजन, है ना, औद्योगिक प्रदेश से क्या मतलब है। जैसे कि हम कह देते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है ये बहुत ही इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल रीजन कहेंगे हम इसे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन कहेंगे। या फिर अगर हम एशिया की बात करेंगे तो एशिया में हम ईस्ट एशिया की बात कर लें, ठीक है, या फिर हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, कुछ साउथ अमेरिका के ऐसे रीजन्स की बात करें, तो यहाँ पर इसे क्या कहा, ये औद्योगिक प्रदेश इसको कहा गया। अब औद्योगिक प्रदेशों का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये जो औद्योगिक प्रदेश है, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, आखिर वह बनते कैसे हैं। तो बेसिकली देखो, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए काफी सारे जो उद्योग है वह एक ही प्लेस पर लग गए, काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है वह क्या होगा, एक ही तरह के या फिर अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज भी हो सकती है जो कि आसपास ही हो गए, और ये बेसिकली अपने आसपास होने का इनको एक जो फायदा है वह भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम ज्यादातर देखेंगे कि जो मुख्य मेजर जो इस तरह के इंडस्ट्रियल रीजन थे वह ज्यादातर रॉ मटेरियल जो रीजन थे या फिर कोयला क्षेत्रों के आसपास या फिर पोर्ट के आसपास ही डेवलप हुए। तो बेसिकली व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज located close to each other and share the benefits of their closeness। ठीक है, अब देखो उन्हें क्लोजनेस के जो बेनिफिट्स है मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक सलून थी, उसके बाजू में दूसरी भी आ गई, तो उससे क्या होगा कि वहां पे जो कस्टमर है वो उस टाइप का पहले भी आ रहा था, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि अगर कोई चाहे हम वेजिटेबल की बात करें या फिर हम फ्रूट्स की बात कर लें या फिर हम और भी इस तरह के छोटे छोटे से एग्जांपल्स देख रहे हो कि अगर एक दुकान वहां पर एक शॉप है किसी पर्टिकुलर चीज की, हो सकता है वहां से जो लाइन्स है वह बन जाए। अब आप कहाँ जाना पसंद करोगे, जहां पे आपके पास एक ऑप्शन है या फिर जहां पर आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन है डेफिनेटली, है ना। उस मार्केट में चलो, वो केवल लड़कियों वाला मार्केट है, सरोजनी नगर चलते हैं वहां पे केवल ये मिलेगा, या फिर हम कमला मार्केट चलते हैं, बहुत सारे मार्केट्स। तो यहाँ पर आप किस जगह जाना पसंद करोगे, जहां पर आपको एक या दो इस तरह के शॉप मिलेंगे, मॉल मिलेंगे, या फिर एक ही जगह जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर देखो, इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब है व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हेन अ नंबर ऑफ industries located close to each other and share the benefits of their closeness and share the benefits of their closeness। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें, अभी हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, पूरे वर्ल्ड का मैप दिख रहा हूँ, इंडिया पर भी आऊंगी कि इंडिया के इस तरह के इंडस्ट्रियल जो रीजन है वह कौन कौन से, जिसमें वन ऑफ हम दिल्ली, गुड़गांव, इन सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, उन्हें क्लोजनेस का जो फायदा है वह आपस में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर इस तरह के जो रीजन है वह वहां डेवलप हुए जहाँ की जो जलवायु है वह कैसी थी, टेम्परेट थी। ठीक है, टेम्परेट थी यानी शीतोष्ण कटिबंध जो जलवायु है, जो टेम्परेट क्लाइमेट है, वहां पर ज्यादातर डेवलप्ड हुए। मतलब ना बहुत ठंडे प्रदेश थे, ना ही बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश थे, टेम्परेट था। सेकंड, हम इसमें बात करेंगे कि या फिर वहां डेवलप हुए जहां पर सी पोर्ट था, ठीक है, या फिर स्पेशली कोल फील्ड के पास डेवलप हुए, या फिर स्पेशली हम कोल फील्ड की बात करें, जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोप का। वेस्टर्न यूरोप
वेस्टर्न यूरोप, है ना। तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल रीजन है आखिर वह क्यों डेवलप हुआ? वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे, तो ये एक तरह से हाई वैल्यू एडेड है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए वेस्टर्न यूरोप जो है वह जाना जाता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम ऑटोमोबाइल की बात कर लें, हम फैब्रिक की बात कर लें, और स्पेशली यहाँ पर जैसे कि फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है ना, ये कुछ ऐसे हैं, या फिर हम इस एरोस्पेस वर्क की बात कर लें, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये जो रीज़न है वह इन सभी के लिए फेमस है। अब इसमें देखो अगर हम जर्मनी की बात करें तो हम देखेंगे कि ना केवल जर्मनी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है वह बहुत ज़्यादा फेमस है, बल्कि जर्मनी का जो कोल फील्ड है ना, जो कोल फील्ड है, जो कि रूर कोल फील्ड कहा जाता है जर्मनी का, वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी वजह से जर्मनी ने जो है वह डेवलपमेंट किया और वो जो एरिया है वह एक इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में डेवलप हुआ। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी जो कोल है वह अवेलेबल है जर्मनी के रूर प्रदेश में, रूर कोल फील्ड में, ठीक है। अब इंडिया का रूर कोल फील्ड जो है वह क्या कहा जाता है, इस पर भी हम आएंगे। तो देखो, हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रीजन मतलब जहाँ पे एक तरीके से कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेट हो जाते हैं एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर फेवरेबल जियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। फेवरेबल जियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। इस वजह से ये जो है वह डेवलप हो जाते हैं। वर्क एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, सर्कमस्टांसेस यहाँ पर सब ठीक होते हैं। जैसे कि हम रूर प्रदेश जर्मनी की बात करें, और छोटा नागपुर को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? रूर ऑफ इंडिया। ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, ये रूर इन इंडिया, ठीक है। तो ये रूर क्या है? ये जर्मनी का हाई क्वालिटी कोल फील्ड है। अब देखो, यहां हम देखेंगे कि आखिर जब हम इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है, तो इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन ऐसे कौन कौन से डेवलप हुए, स्पेशली यहाँ पर हम 8 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं, ठीक है। 8 औद्योगिक प्रदेश, एक तो हुए जैसे कि आपका गुड़गांव है, दिल्ली है, मेरठ बेल्ट है, ठीक है। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ बेल्ट, हुगली बेल्ट, अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, मुंबई पुणे बेल्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, बेंगलोर तमिलनाडु, ठीक है, एंड आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। तो ये 8 ऐसे औद्योगिक प्रदेश हैं। मान लीजिए यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडिया के जो इस तरह के इंडस्ट्रियल रीजन है वह कौन कौन से इंपॉर्टेंट और वह क्यों हैं, तो उसमें से एक मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर हम मुंबई पुणे बेल्ट की बात करें, है ना, तो मुंबई के आसपास का जो ये रीजन है, ये आखिर क्यों डेवलप हुआ एज आ इंडस्ट्रियल रीजन, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश समय से ही, है ना, अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो इसी समय से ही जो मुंबई पोर्ट है इसका यूज किया जाता था, इसको डेवलप किया गया अपने। हालांकि ब्रिटिशर्स ने ये काम कोई भारत के भले के लिए नहीं किया था कि चलो हम यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप करते, इंडिया का इसमें डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वह आएगी, ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो मुंबई पोर्ट जो है, सी पोर्ट जो है, वो बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट एरिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मैन्युफैक्चरिंग का जो काम स्टार्ट किया गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क है वह स्टार्ट किया गया। इसके पीछे कारण था कि पास में पोर्ट था, पोर्ट से बहुत आसानी से चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता था, ठीक है। कच्चा माल देश के बाहर ले जाना, ब्रिटेन ले जाना, इंग्लैंड ले जाना बहुत आसानी से हो जाता। तो इसलिए इसके आसपास अगर हम देखें तो ज़्यादातर कपास उत्पादन जो क्षेत्र है, हालांकि क्लाइमेट का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वेट क्लाइमेट है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बढ़िया एक आइडियल जोग्राफिकल कंडीशन है। साथ ही हम देखेंगे कि मुंबई पुणे रीजन अगर बना, इसके पीछे और यहाँ पर ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वह डेवलप हुई, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल क्यों डेवलप हुई, इसके लिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आखिर यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वह क्यों हुआ। तो हम देखेंगे कि उसके पीछे रीजन था यहाँ का वेट क्लाइमेट, आर्द्र जलवायु बहुत अच्छी होती है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन के लिए। तो यहाँ पर चाहे हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, नेचुरल पोर्ट था, हाइड्रो पावर था, प्लस
हाइड्रो पावर, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट। तो इसकी वजह से जो मुंबई पुणे बेल्ट है इसका डेवलपमेंट हुआ। स्किल्ड लेबर थी, यहाँ की जो लेबर है स्किल्ड थी। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो ये 8 कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे और कोई एक पर्टिकुलर जो रीज़न है वह आखिर किसके लिए ज़्यादा फेमस है, किस टाइप के इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। जैसे कि हमने मुंबई पुणे बेल्ट की बात की तो ये टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए जो है वह ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा देखो, जैसे कि हमने छोटा नागपुर की बात की, किसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, रूर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और साथ ही हम देखेंगे कि जो छोटा नागपुर बेल्ट है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। नेचुरल जो रिसोर्सेज है वह बहुत ज़्यादा है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोल, लौह अयस्क, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आयरन ओर की बात करें, वाटर की बात करें, वाटर सोर्स, वेल सर्व ट्रांसपोर्ट रूट एंड रेल, ट्रांसपोर्ट, रेल एंड रोड। ठीक है, अब जैसे कि जब हम हुगली बेल्ट की बात करते हैं तो इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई बंदरगाह है, बहुत आसानी से जो है बे ऑफ बंगाल से यहाँ से जो चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है वो कैसे डेवलप होते हैं। क्लियर हुआ ये? इसकी बात थोड़ी सी कम चर्चा जो है वह एनसीईआरटी में की गई है, हमने थोड़ी सी ज़्यादा कर ली क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वह पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे लास्ट जो आपका इस चैप्टर का जो लास्ट आपका टॉपिक है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट देख लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम आगरा, दिल्ली, कालका, सहारनपुर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसको इंडस्ट्रियल रीजन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई एक क्षेत्र, कोई एक जो एरिया है वह किसी चीज़ के लिए फेमस है, दूसरा जो एरिया है वह उस किसी अन्य चीज़ के लिए फेमस है। तो अगर आपको इंडस्ट्री डेवलप करना है आप उसी क्षेत्र में जाओगे। तो जैसे कि अगर हम देखें कि आगरा है तो आगरा में ज़्यादातर क्या है? टेक्सटाइल, टूरिज्म, है ना। अंबाला की बात करेंगे तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रैटेजिक गुड्स ज़्यादा हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो टेक्सटाइल, केमिकल, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, लाइट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गुड, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें दिल्ली में ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही रीजन में आसपास इतने सारे ऐसे प्लेसेस, ऐसी सिटीज़ है जो किसी ना किसी एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट अपने लिए हैं, है ना। फरीदाबाद की बात करें इंजीनियरिंग के लिए, गाजियाबाद की बात तो सिंथेटिक फाइबर है, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक है, फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, आयरन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे, गुड़गांव की बात करेंगे तो गुड़गांव के फेमस है ऑटोमोबाइल्स, कालका की बात करेंगे तो पेपर, वुड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वह यहाँ डेवलप हैं और ये सब क्षेत्र एक दूसरे के आसपास ही है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक साथ के आगरा, दिल्ली, कालका, सहारनपुर इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, मेजर इश्यूज़ की अगर हम बात करेंगे कि ये जो रीज़न है, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है? अभी मानसून में 2 दिन से बहुत अच्छी बारिश हुई दिल्ली में, बहुत अच्छी बारिश हुई, कहते हैं कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया, है ना। वेदर वाले तो कहते ही रहते हैं आज इतनी बारिश हुई, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया, आज इतनी धूप निकली, अगले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और ऐसी न्यूज़ हर रोज आती है, पता नहीं उनके क्या मानक है। तो मेजर इश्यूज की अगर हम बात करें इन एरियाज की, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, दिल्ली में ज़मीन तो ठीक है, फ्लैट आपको यहाँ पे आपको ज़मीन अब बहुत आसानी से नहीं मिलती, है ना, सब जगह, क्योंकि जो काम है वह हो चुका है, ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुके हैं, फ्लैट मिला करते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एरिया है इस बेसिकली, और दिल्ली मुंबई की हम बात करें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जो कॉस्ट है, रियल स्टेट बिजनेस सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा, और इतना ज़्यादा यहाँ पर कॉस्टली बहुत ज़्यादा है ना, हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रैफिक, हाई क्राइम रेट, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इन रीजन्स में हैं। चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा। चलिए, तो ये था इंडस्ट्रियल रीजन, इंडिया इंडस्ट्रियल रीजन, और एक हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज और अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। 2015 में एक क्वेश्चन आया था
देखो हम कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, कोर इंडस्ट्रीज है ना। कोर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने 2015 में पीटी में एक क्वेश्चन पूछा था, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट, सबसे ज़्यादा भार किसका है। यूपीएससी पीटी 2015 का क्वेश्चन है। तो 15 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो उस वक्त जो है वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो इसका जो भार है वह ज़्यादा था, ठीक है। जैसे कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील प्रोडक्शंस है ना, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इस तरह के जो सीमेंट उद्योग है, ये ऐसे उद्योग है जिसको कि हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, भार उद्योग कहते हैं, ठीक है। इन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना और इन इंडस्ट्रीज का नीचे जाना, ये दोनों ही चीज़ें भारत के जो डेवलपमेंट है, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है उससे सीधी जुड़ी होती है। कि अगर जैसे मान लीजिए सीमेंट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सीमेंट का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बनाया जा रहा होगा, इसका मतलब रियल एस्टेट, इंफ्रा, सारी चीज़ें बिल्ड हो रही होंगी, मतलब डेवलपमेंट। अगर सीमेंट कम बिकने लगा, अगर लोहे की बात करें, स्टील और इन सब चीज़ें अगर कम बिकने लगी, उसका सेल कम हो गया, तब आप अपने आप समझ लो कि शायद जो मैन्युफैक्चरिंग और ये सारा काम है वह कम हो रहा। तो ये ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जिससे आप ये मेज़र कर पाते हैं कि अभी हम डेवलपमेंट कितना कर रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है वह कितनी ज़्यादा है, ठीक है। कोल का यूज़ कम होगा या लाइट का हमने यूज़ अगर कम किया तो टेंशन हो जाती है। इस तरह के जो इंडेक्स निकालते हैं उन लोगों को बड़ी टेंशन कि इस बार लाइट का यूज़ कम हुआ, इसका मतलब क्या है, क्या फैक्ट्रीज नहीं चल रहे, क्या फैक्ट्रीज बंद हो गए, क्या इंडस्ट्रीज बंद हो गए। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं जो हमारी इकोनॉमी, ग्रोथ और इन सब चीज़ों को काफ़ी बताते हैं, ठीक है। भार उद्योग इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इसमें अभी करंट जो है वह क्या है, ठीक है। अगर हम रिसेंटली हाईएस्ट वेट की बात करेंगे तो इसमें आप एक बार चेक कर लेना। वैसे देखो, अगर इन कोर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो अभी इसमें आपको रिसेंटली दिखाई देगा, हो सकता है ये आगे पीछे हो क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसका वह आता रहता है। तो सबसे पहले तो इसमें रिफाइनरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है सेकंड पर, ठीक है, फिर थर्ड पर है स्टील, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये 8 आपको याद करने हैं। ये 8 आपके कोर सेक्टर्स है, ये 8 आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इसका वेटेज होगा, सेकंड पे इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर सबसे लास्ट पे। कभी कभी क्या होता है सीमेंट ज़्यादा है आगे है, कभी इलेक्ट्रिसिटी आगे, कभी कोल आगे, तो ये जो है देख लेना आप, शफल होता रहता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट इज़ एन इंडिकेटर दैट मेजर the changes in the volume of production of industrial product during a given period। किसी दिए गए वक्त में बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उस चीज को मेजर करेगा ये इंडेक्स। इट इज कंपाइल एंड पब्लिश मंथली बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। अगर हम NSO की बात करें एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट की बात करें, इन दोनों के द्वारा इसको मंथली जो है वह पब्लिश किया जाएगा। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? डेफिनेटली 1 और 2 बोथ है ना, दोनों ही जो है इसमें सही है कि वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको मेजर किया जाता है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है वह कैसे डेवलप्ड हो रही है, इन सभी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ब्रॉड सेक्टर्स बेसिकली हम माइनिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिसिटीज़ की बात करें, और यहाँ पर जो IIP है इसमें कुछ चीज़ें देखी जाती है जिस आधार पर किसी इंडस्ट्री को रेट दी जाती है, जैसे कि बेसिक गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कितनी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की हम बात करें, इसमें हम देखेंगे द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें कि चाहे हम जर्मनी की बात करें, USA, चाइना, जापान एंड रशिया, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। सेकंड अगर हम देखें मेजर इंडस्ट्रीज़ में आयरन के बाद, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करें तो ज़्यादातर ये कंसंट्रेटेड इसकी कहाँ पर, जैसे कि इंडिया है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है। और अगर हम
बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है ना, इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री, और इसके जो मेजर हब हम देखते हैं जैसे कि सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु रीजन है ना। तो बेंगलुरु क्या है, भारत की सिलिकॉन वैली है। तो इस तरीके से आप मेजरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं। आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और इस क्वेश्चन पर आधारित सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंडिया के संदर्भ में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2020 में। क्वेश्चन था अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स। अगर आपने इस बुक को ठीक से पढ़ा है तब आपसे ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि समटाइम्स सीधे एनसीईआरटी से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें पेज नंबर 53 देखेंगे, अब तो लेटेस्ट अपडेट आ गई जिसमें कि इससे एक चैप्टर कम है, देख लीजिएगा आपका कौन सा पेज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में इंडिया के संदर्भ में लिखा हुआ है कि बिफोर, अगर हम 1800 AD की बात करें कि 1800 शताब्दी के आसपास का जो समय है, तब ऐसा टाइम था कि जिस वक्त आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजली अवेलेबल। जहां पर रॉ मटेरियल है, पावर सप्लाई है और पानी, तीनों चीजें आसानी से मिल जाएं। लेकिन जब हम देखेंगे लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड एंड क्लोज टू कैनल एंड रेलवे। आफ्टर 1950 की अगर हम बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट एंड नियर सी पोर्ट। तो यहाँ का ये जो इसमें 3-4 लाइन्स हैं, ठीक है, वो यही बताती है कि किस तरीके से प्रेजेंट लोकेशन जो हो रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, वह सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से दूर हो रही है। आपको कुछ इसके लिए एग्जांपल्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ब्रीफली आपको डिस्कस करना है कि मेजर लोकेशन जो फैक्टर है वह क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के। सबसे पहले आपको क्या बताने हैं, मेजर लोकेशन फैक्टर, ठीक है, मेजर लोकेशन। अगर हम फैक्टर की बात करें तो ये क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड, आपको इसमें बताना है कि प्रेजेंट लोकेशन जो फैक्टर हैं, ठीक है, आयरन रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल हो जाए। लेकिन 1950 के बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद से कैसे जो है ये चेंज होने लगा है, और अब आपको प्रेजेंट लोकेशन जो फैक्टर है वो आपको बताने हैं। जैसे कि अगर हम जापान की बात करें तो आपको पता है कि जापान में जहाँ ना रॉ मटेरियल है ना कुछ है, वहाँ पर अगर स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अगर वहाँ पे ग्रो कर रही है तो उसके पीछे रीज़न है कि उसने मार्केट बेस्ड लोकेशन चूज़ की। मार्केट बेस्ड जो लोकेशन है वह चूज़ की है ना। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि स्टील प्लांट के लिए ज़्यादातर कोल और एंड मार्केट तीनों चीज़ों को देखा जाता है कि लौह अयस्क भी मिल जाए, मार्केट भी मिल जाए, है ना, कोयला भी आपको आसानी से मिल जाए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि आपको अगर लौह इस्पात उद्योग लगाना है तब आपको ये चीज़ें चाहिए, है ना। इसके पीछे कारण ये भी होता है कि आखिर ऐसे क्या फैक्टर्स है जो कि मजबूर करते हैं कि आपको रॉ मटेरियल के पास में ही इस तरह के इंडस्ट्रीज जो है उसका लोकेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल है, जो फिनिश्ड गुड है, दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा भारी होती है और इसी वजह से ये भारी उद्योग कहे जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में इनकी जो कॉस्ट है वह ज़्यादा ना हो जाए, लॉस ना हो, इस वजह से इन्हें उस लोकेशन पर ही जहाँ पर रॉ मटेरियल, वाटर सप्लाई, पावर ये सब हो, वहाँ पर ही ज़्यादातर इसको लोकेटेड किया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये मार्केट बेस्ड अप्रोच भी इसके लिए अपनाई गई। आपको इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वह देने हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, अगर आपको 1 टन लोहा बनाना है
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लौह इस्पात उद्योग, अगर आपको 1 टन लोहा बनाना है तब देखो 1 टन स्टील इक्वल्स टू, आपको 8 टन कोल की जरूरत होगी, आपको 4 टन आयरन ओर की जरूरत होगी, लौह अयस्क है ना, और आपको 1 टन इसके लिए चूना पत्थर लाइमस्टोन की जरूरत होगी। और यूपीएससी इन इनपुट्स को पूछ चुका है कि अगर 1 टन स्टील बनाना है, ठीक है, तो किस अनुपात में आपको जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए। तो यहाँ पर 8 टन जब आप कोल का यूज़ करेंगे तब 1 टन स्टील मिलेगा, और केवल कोल नहीं बल्कि आयरन ओर भी चाहिए, लाइमस्टोन भी चाहिए। इसलिए इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में ऐसी जगह पर डेवलप किए गए हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अलावा कोल और आयरन ओर जो है इसके जो खाने हैं वह पास में ही मिल जाएं, ताकि दोनों चीज़ों के आसपास ही आसानी से फैक्ट्री तक चीज़ें पहुंच सके। ठीक है, तो 1 टन स्टील के लिए हमें ये तीनों चीज़ें इस अनुपात में चाहिए। अब देखो आयरन स्टील के बारे में 2 फैक्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ आयरन स्टील के बारे में। पहली बात है कि इसको फीडर पोषक उद्योग कहा जाता है। ये फीडर इंडस्ट्री है, पोषक उद्योग है। ठीक है, पोषक उद्योग है, फीडर इंडस्ट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो कोई भी उद्योग आप लगाओ, कोई भी इंडस्ट्री आपको लगाओ, आपको मशीन की ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ मशीनें तो आपको चाहिए, और वो मशीनें किसकी बनी होंगी, आयरन एंड स्टील की बनी होंगी, है ना, आयरन एंड स्टील की बनी होंगी। तो बेसिकली अन्य इंडस्ट्रीज़ के लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए इसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो मशीनरी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, वो एज अ रॉ मटेरियल काम करती है ना, क्योंकि अब उस मशीनरी से अब फिर आप कॉटन या कपड़ा कुछ और बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मशीनरी चाहिए, लेकिन मशीनरी आपका प्रोडक्ट नहीं है। किसका प्रोडक्ट नहीं है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, मिनिस्ट्री इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मशीन है वो उसके लिए एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करेगी, है ना, कि ये जो है वह फिनिश गुड नहीं है, लेकिन हाँ हम इनसे जो फिनिश्ड गुड्स है, जो बाकी कॉटन है, जो कपड़े हैं, वह हम फैब्रिक तैयार करेंगे। तो हम देखेंगे कि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होंगे इसके उत्पाद बाकी उद्योगों के लिए, हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम अगर इनपुट्स की बात करें तो आपको रॉ मटेरियल में, जैसे कि मैंने पहले बता दी, आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, लेबर, कैपिटल, साइट्स, इसके अलावा आपको देखो क्या क्या लगेगा, और लेबर चाहिए आपको ज़्यादा। ठीक है, लेबर के अलावा हम देखेंगे कि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं आयरन इंडस्ट्रीज़ को जो प्रभावित करेंगे। सेकेंड हम कहें कि स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, आधुनिक उद्योगों का एक तरीके से बैकबोन कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सेफ्टी पिन की बात करें, सेफ्टी पिन, छोटी सी पिन, सेफ्टी पिन से लेकर एरोप्लेन, हवाई जहाज तक जो कुछ भी आप देखते हैं, या तो वह स्टील का बना होगा या तो वह आयरन का बना होगा। नहीं बना होगा, अगर डायरेक्ट स्टील या आयरन का नहीं होगा तो कुछ एक मिक्स्ड से बना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है, वह जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वह किसकी बनी होती हैं, वो आपकी बनी होती है स्टील या फिर आयरन की। तो यहाँ पर चाहे हम शिप की बात करें, टैंक्स की बात करें, ट्रक की बात करें, आप कार की बात करें, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी से बनी होती हैं, और इसलिए इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें एक और पॉइंट हम देखते हैं कि लगभग अगर हम 1800 AD के आसपास की बात करें तो इनका जो लोकेशन है वह क्या होता था, इसको और समझ लो।
बिफोर 1800 AD। तो इसका लोकेशन चूज किया जाता था बेसिकली जहां पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है, रॉ मटेरियल मिल जाए यानी कोल फील्ड मिल जाए इजीली, आयरन ओर मिल जाए इजीली, पावर सप्लाई आपको इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो, पावर सप्लाई आपको इजीली अवेलेबल हो, है ना। इसके अलावा जैसे कि हमने कोल फील्ड की बात की, आयरन ओर की बात की, वाटर सप्लाई अवेलेबल हो, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई अवेलेबल हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इस लोकेशन को बिफोर 1800 AD की अगर हम बात करें इफेक्ट करते थे, ठीक है। रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हम देखेंगे आफ्टर 1950 1950 के बाद हम देखेंगे कि इनका जो लोकेशन है वह ऐसी जगह पर भी स्थापित होने लगा जहां पर ये सारी चीज़ें या फिर इसमें से कोई एकाध जो लोकेशन का फैक्टर है वह कम भी था, है ना। तो देखो जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज में भी जो ये इंडस्ट्री है, ये स्टील इंडस्ट्री वह डेवलप हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें जो सी पोर्ट किनारे हैं, ठीक है, अगर जहाँ पर पत्तन या फिर बंदरगाह की व्यवस्था है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके भी जो काम है वह बढ़िया से चल जाएगा, तो इसके लिए आपको कोल फील्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कोल फील्ड की आवश्यकता इसके लिए आपको नहीं होती है। तो जैसे कि मान लीजिए इंपोर्टेड आयरन ओर, ठीक है, एंड इसके अलावा सी पोर्ट के अलावा हम देखेंगे कि बस आपको एक ज़मीन मिल जाए, फ्लैट लैंड मिल जाए, ठीक है, समतल ज़मीन मिल जाए आपको ये इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, लगाने के लिए, आप आयरन ओर जो है वह तो इंपोर्टेड कर लेंगे अगर आप सी पोर्ट के आसपास हैं। तब हम देखते हैं कि बेसिकली अब जब 1950 के बाद ये जो वर्क है आयरन इंडस्ट्रीज़ है वह इतनी डेवलप हुई, और जब इसका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ तो ये जो लौह अयस्क और बाकी सारे रॉ मटेरियल वह कम पड़ने लगे। तब इसका इंपोर्ट जो है वह किया गया, आयात जो है वह किया गया। और अगर आयात ही करना है तो फिर कहीं भी लगा लो। और सबसे ज़्यादा इसके लिए लोकेशन के लिए जो एक आइडियल, एक जोग्राफिकल फेवरेबल कंडीशन हो सकती है वह हो सकता है कि आप किसी पोर्ट या जो सी पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसके पास में इस इंडस्ट्री को डेवलप करें, जिससे आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये 1800 AD के पहले की बात हो गई, 1950 की बात हो गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बताना है, कुछ एग्जांपल्स आपको बताना है। ये क्वेश्चन एकदम आप NCERT से कर सकते थे। अच्छा, एक और पॉइंट सुनो, अगर हम ये देखें कि आखिर इंडिया में आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वह बहुत अच्छे से डेवलप हुई, तो इसके डेवलपमेंट के पीछे रीज़न क्या थे? डेवलपमेंट के के पीछे रीज़न क्या थे? एक तो हम कहेंगे लेबर। अच्छा ये बताओ, लेबर अगर बहुत महंगी आपको मिल जाए और बहुत सस्ती आपको मिले, तब आप ज़्यादा आप किस लोकेशन को चूज़ करेंगे? जहाँ पर लेबर आपको चीप मिले, है ना, श्रम कम लगे, तो आप किससे कॉस्ट जो है वह कम हो जाती है। जैसे कि बिहार, यूपी के आसपास, झारखंड, उड़ीसा, ये जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर हमारे जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है वह बेसिकली एक एरिया में, उसके पीछे रीज़न यही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके लिए इंडिया के लिए अगर एडवांटेज है तो वह है चीप लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल जो है ये अवेलेबल है। इसके अलावा हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट जो है ये बिल्ड हो चुका है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो ये कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशंस रही कि आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है वह भारत में, जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें और महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन जो केंद्र है बेसिकली, है ना, इंडिया में, उसमें जैसे कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बोकारो है, राउरकेला है, बंडपुर है या जमशेदपुर है, ये बेसिकली एक ही क्षेत्र के आसपास, मतलब एक ही क्षेत्र, हम कहें एक ही क्षेत्र में आसपास जो है वह स्थापित है, ठीक है। जैसे कि ये जो क्षेत्र हैं, ये जो 8 इम्पॉर्टेंट उत्पादन केंद्र हैं प्रोडक्शन स्टील के, स्टील इंडस्ट्रीज़ के,
तो इसमें आप देखेंगे कि 4 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो उसके बीच का जो एक जुड़ा हुआ पार्ट है वहाँ पर ये जो है वह ज़्यादा डेवलप हुआ है। ठीक है, तो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन जो है वह जुड़ गई। तो ये था आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और ये क्वेश्चन हमने देखा। एक क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी ने जो पूछा था, एनालाइज द लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये 2016 का क्वेश्चन है, 250 शब्द में यूपीएससी ने 20 मार्क्स में पूछा हुआ था। एनालाइज द लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ठीक है, लोकेशन और वितरण का जो एक पैटर्न है वह क्या है टेक्सटाइल का, और साथ में इसके जो चैलेंजेस हैं वह क्या हैं। डिस्कस द फैक्टर गवर्निंग द लोकेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वह कौन कौन सी हैं, ठीक है, गवर्निंग फैक्टर्स जो है वह क्या क्या हैं। तो और थर्ड हम देखेंगे सीएससी यूपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, 200 वर्ड का 15 मार्क्स का, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन जनरल एंड कॉटन टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि कभी इंडस्ट्री के फैक्टर्स, लोकेशन के फैक्टर्स पूछ लिए, कभी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को पूछ लिया और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है उसको क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। अब आपका बचता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ज़रा एक्सरसाइज देखो इसकी। What is mean by term industry? Which are the main factor which influence the location of an industry? Which industry is often referred as a backbone of modern industry and why? Steel and, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो, इनको लिखने की कोशिश करना बच्चों, इनको लिखने की कोशिश आप करेंगे। अच्छा, एक मैं आपको और पॉइंट बताती हूँ। देखो, जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है ना, जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, ये मैं आपको पीपीटी इसमें दूंगी, पीडीएफ में पढ़ लेना इसको अच्छे से। हम देखते हैं कि अगर हम प्री इंडिपेंडेंस देखें 48 से लेके 91 की बात करें, 91 के बाद की बात करें, और अभी हम 14 से लेके 22 की बात करें, तो इस पे इंडस्ट्रीज जो है उनका जो डेवलपमेंट है वह एक जैसा नहीं रहा, कुछ कुछ कारणों से जो है वह काफ़ी बदलता रहा। ठीक है, इन सब की बात हम करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुना, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। 1.0 की जब हम बात करेंगे उसका मतलब ये था कि जब औद्योगिक क्रांति का पहला दौर आया था, जिसको हम प्रथम औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं, उसका मतलब ये था कि प्रथम औद्योगिक क्रांति में हाथों से जो काम होता था वो अब मशीनों से होने लगा है ना। जो टेक्सटाइल, जो कॉटन बनाने का काम, कपड़ा बनाने का काम जो हाथ से किया जाता था, तो हैंडक्राफ्ट की जगह जो है वह मशीनरी ने ले ली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मशीन और स्टीम पावर है ना, ये दो फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 में। अब 2 की बात कर लें तो 2 में आपको याद रखना है कि अब जो है वह टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस जो है वह आए थे, जैसे कि इस और टेक्नोलॉजी का जब यूज़ हुआ, जब मशीन का ज़्यादा यूज़ होने लगा था, तब प्रोडक्शन बढ़ गया, तो मास प्रोडक्शन इसकी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता हो गई। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेकेंड वाले में आ गई। थर्ड की जब हम बात करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0। ठीक है, तीसरी औद्योगिक क्रांति सामान्यतः आप कहते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति वर्तमान में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कई जगह देखने को मिल रहा होगा। उसका मतलब क्या है? 3.0 को समझो पहले, जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जाती है। 3.0 का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वह इंडस्ट्री में चल रहा है, जिससे इंडस्ट्री में बहुत देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। क्रांति का मतलब है चाहे आप जो वॉल्यूम प्रोडक्शन का वॉल्यूम है उसमें क्रांति आ जाए, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप तकनीक यूज़ करोगे तो जहाँ एक कपड़ा बनाया जा सकता था, लेकिन जब स्टीम से चलने वाले जो इंजन और बाकी मशीन आ गए, तब उसके पास वही एक कपड़ा 100 कपड़ा
जो है उससे बनाए जाने लगे, 100 यूनिट जो है वह बनाए जाने लगे। तो ऐसे में मास प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, फिर मार्केट में चीज़ें ज़्यादा गई, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कई स्टेजेस में आया, उसके पीछे कारण अलग अलग थे, इसलिए हम इसको कई भागों में बांट कर देख लेते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के सारे दौर, औद्योगिक क्रांति क्या है, क्या इसकी विशेषताएँ हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, और इसके अलावा आप इसके कुछ और जो इसके प्रॉस कॉन्स है बता सकते हैं, इंडिया के संदर्भ में देख सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नहीं है लेकिन आपको ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री से जोड़कर आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा 4 की जब हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, जिसमें कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, यूपीएससी ने पूछा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि हम साइबर सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें कि हम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स हैं। चलो लास्ट 5 मिनट्स में आपको ये बता देती हूँ कि जब हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, आपका प्री इंडिपेंडेंस 48 से लेकर 91, पोस्ट इंडिपेंडेंस और 2014 से लेकर 22 है ना, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, कल चर्चा कर लेंगे। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये आपके बेसिकली ये दोनों चीज़ों की चर्चा हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो आज हमने बात की व्हाट इज इंडस्ट्रीज एंड इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, पीटी मेंस के क्वेश्चन देखे, एक इंडेक्स की बात की। आई होप ये फैक्ट जो भी हमने आज के कॉन्सेप्ट को कवर किया, टॉपिक्स को कवर किया, वो आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं हम अपने कल की क्लास में, कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और इस क्लास का लास्ट जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे और उसके बाद एक लाइव रिवीजन क्लास कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। आपको कोई भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स है इन सभी टॉपिक्स से लेकर, चाहे एग्रीकल्चर हो, रिसोर्सेज हो, आप आज ही कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स देखने के बाद लाइव क्लास में उन क्वेश्चंस को ले सकूं, ठीक है। तो आपका जो लास्ट इसमें चैप्टर बचता है कल की क्लास के लिए, ये आपका चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कवर करेंगे, इसके साथ ही आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो टेक्स्ट बुक है ये खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।